नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। वीडियो को पूरा देखिए। कोई भी आपका फीडबैक है, कोई सजेशन है, तुरंत वीडियो में कमेंट करके जरूर बताइए। अच्छा लगे तो वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिएगा। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का कोई भी पेड ग्रुप अगर आपको ज्वाइन करना है तो सिर्फ 856480560660897523864455 यही नंबर है हमारे, सिर्फ जहां पे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पे हमारा पेज जरूर फॉलो कर लीजिएगा, studyforcivil.services है। ट्विटर पे हमको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, @studyforcivils है। सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए और स्कोर अपना तुरंत कमेंट करके बताइए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। आरओ पेड क्विज लगातार हम देख रहे हैं, आपकी वैकेंसी है आपकी जो, ठीक है। कंटिन्यू करेंगे इसको फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। पिछले सारे वीडियोस अगर आपने अब तक नहीं देखे हैं तो प्लीज उसको नीचे प्लेलिस्ट में देखिए, लिंक सारे वीडियोस के दे रखे हैं, आप वहां से जाकर के देख सकते हैं, ठीक। तो हम बिना किसी देरी के स्टार्ट करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। आपसे पूछ रहे हैं कि इसमें से कौन सा कथन सही नहीं है, ठीक। तो जैन धर्म के संबंध में यहाँ पे 4 स्टेटमेंट लिखे हुए हैं। गलत की हम बात करें तो जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ था, परंतु हीनयान व महायान हमने पिछले वीडियोस में देखा था कि बुद्धिज्म से संबंधित थे। जो है जैन धर्म 2 भागों में विभाजित हुआ, श्वेतांबर और दिगंबर, है ना। तो श्वेतांबर जो होते थे वो सफेद कपड़े पहनते हैं और दिगंबर जो होते हैं वो नग्नावस्था यानी कि विदाउट कपड़े ऐसे रहते हैं, ठीक। तो इसको हम चुनेंगे, ये गलत है। बाकी के सब विकल्प ठीक है, इसको पढ़ के देख लीजिए एक बार। निम्न में से कौन सा कथन फिर से देखिए सही नहीं है। तो जैन धर्म में कुल जैसे 24 तीर्थंकरों के बारे में पढ़ते हैं तो 23वें पार्श्वनाथ थे, 24वें महावीर स्वामी थे, आपको पता है। महावीर के बचपन का नाम वर्धमान था, ठीक है, ये भी हमारा ठीक है। इनकी पत्नी का नाम जो है लिखा है यशोधरा, ये गलत है। पत्नी का नाम इनके था यशोदा। अब फिर से देखिए कौन से कथन सही नहीं है। तो 4 स्टेटमेंट नहीं, 3 ही है, ठीक है। तो पहला देखिए कि महावीर स्वामी ने अपने उपदेश जो है पाली भाषा में दिए थे, तो ये गलत हो जाएगा क्योंकि इनके जो उपदेश हैं आप देखेंगे प्राकृत यानी कि अर्ध मागधी में है, ठीक। तो ये गलत हो जाएगा, बाकी के सब ठीक हैं। इसमें देखिए कौन सा कथन गलत है। तो मथुरा कला का संबंध जैन धर्म से है, बिल्कुल ठीक है। एक देखेंगे तो यहाँ पे जो मथुरा टाइप ऑफ आर्ट के बारे में पढ़ते हैं, आर्ट एंड कल्चर में, ये जैनिज्म से संबंधित है, मूर्ति वगैरह के जो निर्माण से संबंधित रही। महावीर जो स्वामी थे पुनर्जन्म व कर्मवाद में विश्वास रखते थे, ठीक है। तो ये उनकी बिलीव्स के बारे में बिल्कुल ठीक है। जैन तीर्थंकर जितने भी हुए 24, इनकी जीवनी के बारे में एक पुस्तक है कल्पसूत्र, है ना, इसमें मेंशन किया गया है, ये कथन भी हमारा ठीक है। इसमें देखेंगे तो जो मेजर चीज़ें बताई गई हैं ये पार्श्वनाथ और महावीर के बारे में, और इसकी रचना की थी भद्रबाहु ने, हाँ, कल्पसूत्र की, ये भी कई बार पूछा गया है, ठीक। तो ये नाम ध्यान रखिएगा, भद्रबाहु। तो गलत इसमें कुछ भी नहीं है, नन ऑफ द अबव को चुनेंगे। जैन धर्म के तीर्थंकर तथा उनसे संबंधित प्रतीकों का कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, ठीक। तो देखिए कुल 24 जैसे तीर्थंकर हुए तो सबको कुछ ना कुछ ऐसे प्रतीक चिन्ह उनके हैं, ये भी लिस्ट आपको पढ़नी होती है। तो देखिए ऋषभनाथ जो सबसे पहले थे, ठीक है, आदिनाथ इनको कहा जाता है, इनका बुल था, ठीक। महावीर स्वामी का सिंह है यानी कि शेर। पार्श्वनाथ जो 23वें थे, इनका यहाँ पे लोटस नहीं था, सर्प था, सांप, ठीक, ये गलत है। नेमिनाथ ये नीलोत्पल इनका जो है ब्लू लोटस कह लीजिए, ये था। नेमिनाथ जो है 21वें नंबर के थे। और अगर हम बात करें इसका लोटस यानी कि कमल का, तो ये जो है जहाँ तक किसी का नहीं था, है ना, हाँ। उत्तर प्रदेश के देखिए जो शहर हैं तो उनको कुछ उपनामों से भी पुकारा जाता है, तो उसी संदर्भ में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो 3 तो ठीक है, डी वाला ऑप्शन गलत है। लड्डू नगरी लिखा है रामपुर के लिए, ये गलत है। जो है ये संडीला हरदोई जो है इसको लड्डू नगरी के रूप में कहा जाता है, ठीक है। अगर रामपुर की बात करें तो रामपुर के उपनाम है जैसे ये नवाबों का शहर या चाकुओं का शहर, ठीक, ये सब टर्म्स यूज होता है। इसमें फिर से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, तो वही उपनाम वाला ही लिस्ट है। गलत इसमें मिनी खजुराहो है, बरेली लिखा है, ये गलत हो जाएगा। ये महोबा करबी जो है वहां पे गणेश बाग जो स्थल है उसको मिनी खजुराहो कहा जाता है। फिर से देखिए सुमेलित नहीं है कौन सा, तो इसमें गलत हो जाएगा डी ऑप्शन यहाँ पर भी। नाथनगर जो है कन्नौज नहीं है आपका, ये है गोरखपुर, ठीक है। गोरख धाम, गोरख, और ये नाथनगर, गीता प्रेस नगर है ना, गीता प्रिंटिंग प्रेस जो है वो भी यहीं पे स्थित है, तो इन सब नामों से उसको पुकारता है। इसमें देखिए कौन सा युग्म गलत है। तो ये पर्टिकुलर जो हमारे सिटीज़ हैं इनसे क्या क्या एक्सपोर्ट किया जाता है सामान, है ना, उसकी लिस्ट एक लिखी हुई है।
तो इसमें गलत कुछ भी नहीं है, सब कुछ ठीक है। जो शहर से संबंधित चीज़ें हैं वो लिखे हुए हैं, देख लीजिए इनको एक बार। बिठूर कानपुर का प्राचीन नाम क्या था, इसमें ये बताना है। तो उत्तर प्रदेश के कई सारे जो शहर हैं वर्तमान में आप उनको जिन नाम से जानते हैं, तो प्राचीन रूप से भी कुछ टर्म्स है उनको रेफर किया जाता है, ठीक। इसका संदर्भ में एक जो है शॉर्ट्स बना के हमने यूट्यूब पे भी डाला हुआ है, इंस्टाग्राम पे, उसको भी देख सकते हैं आप, ठीक है, जिसमें सारे सिटीज़ को कवर किया गया है। यहाँ पे देखें तो बिठूर कानपुर का प्राचीन नाम था ये ब्रह्मवर्त। नेक्स्ट है कि झांसी का प्राचीन नाम इसमें से क्या था, ठीक। तो झांसी को बलवंत नगर कहते थे। नेक्स्ट है कि चर्मनगर, उद्योग नगर, पूर्वोत्तर भारत का मैनचेस्टर आदि किस शहर के उपनाम है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न भी जो है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग पूछता है, ठीक। तो अभी देखेंगे इसको जो है कानपुर को कहा जाता है। अगला देखिए, आइवर जेनिंग्स ने संविधान के किस प्रावधान को कर्मकांडी आकांक्षा कहा है, ठीक। तो देखिए अलग अलग हमारे संविधान के भागों को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट या फिर हमारे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर्स है ना, ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स ने अलग अलग चीज़ों के बारे में कह के संबोधित किया है, ठीक है। तो इसकी पूरी एक तरीके से लिस्ट आप एक दो बार पढ़ लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पे जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट थे आइवर जेनिंग्स, तो इन्होंने संविधान के जो ये DPSPs हैं पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से लेकर के 51 तक है ना, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, तो इसको इन्होंने कर्मकांडी आकांक्षा कह करके संदर्भित किया है, ठीक है। जैसे ये थे आपके TT कृष्णमाचारी संविधान सभा के मेंबर, तो उन्होंने भावनाओं का एक स्थायी कूड़ाघर कह के इसको संबोधित किया, ठीक है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट्स है ना कई बार पूछ लिए जाते हैं। भारतीय संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, ठीक। तो ये टर्म यूज होता है हमारे इसके लिए पार्ट 3 के लिए। पार्ट 3 में क्या है, फंडामेंटल राइट्स, आर्टिकल कहाँ से 12 से लेकर के 35 तक, ठीक। देखिए खरोष्ठ लिपि के बारे में आप पढ़ते होंगे, ठीक है। तो इसका उद्भव जो है बुद्ध काल में किस लिपि से हुआ था, तो ये जो गौतम बुद्ध का टाइम पीरियड चल रहा है, इस टाइम पे देखेंगे तो यहाँ पे जो ईरानियन स्क्रिप्ट थी उस टाइम पे है ना, उससे इंस्पायर्ड है ये। तो ये हमारा करेक्ट उत्तर हो जाएगा सी ऑप्शन। अब देखिए जैसे ये शैवाइट्स के बारे में आप पढ़ते हैं, ठीक है, शैव मत मानने वाले के बारे में हिस्ट्री में, तो उसी का एक संप्रदाय था पाशुपत, ठीक है। तो ये शैव मत का सबसे प्राचीन संप्रदाय है, जिसके संस्थापक कौन थे, लकुलिश, है ना, इनका नाम ध्यान रखिए। किस उपनिषद में पहली बार भक्ति शब्द जो है इसका उल्लेख मिलता है, ठीक है। तो ये आपको मिलता है यहाँ श्वेताश्वर उपनिषद जो है, इसमें ये आप देखेंगे तो जो हमारा वेद है यजुर्वेद है ना, उससे संबंधित है, उसका अंग है, ठीक। सी ऑप्शन को चुनेंगे। बेस नगर में गरुड़ स्तंभ का निर्माण इसमें से किसने करवाया था, तो ये बेसिकली यहाँ पे है आपका मध्य प्रदेश में विदिशा डिस्ट्रिक्ट जो है ना, वहाँ के अराउंड है गरुड़ स्तंभ। तो इसको निर्माण करवाया था ये हेलियोडोरस, है ना, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये बेसिकली एक वो था, ऐसे समझिए इंडो ग्रीक किंग था एक एंटियालसिडास करके, है ना, उसका ग्रीक एम्बेसडर था ये, ठीक। तो उसके द्वारा यहाँ पे बेस नगर में एक गरुड़ स्तंभ का निर्माण करवाया गया था, ठीक। महासांघिक संप्रदाय किस धर्म से संबंधित था ये बताना है, ठीक है। तो एंशिएंट हिस्ट्री के रूप में ही यहाँ पे देखेंगे, क्योंकि बेसिकली इसका संबंध तो खैर बुद्धिज्म से था, बौद्ध धर्म। देखेंगे बुद्धिज्म में भी कई सारे जो अलग अलग मतलब ऐसे समझिए कि टाइप्स ऑफ स्कूल्स रहे, है ना, जो ऐसे बिलीफ को मानते थे, अलग अलग सेक्ट बन गए थे, तो कई सारे हैं इसमें भी, ठीक। तो महासांघिक उसमें से एक थे, फिर जैसे एक लोकोत्तरवाद करके बुद्धिस्ट स्कूल था, है ना, तो ये कुछ ऐसे जो है संबंधित हैं बुद्धिज्म से, ठीक है। हीनयान, महायान, इन सब के बारे में जैसे आप पढ़ते ही हैं, थेरावादियों के बारे में, ठीक। तो इसी से संबंधित थोड़ा डिटेल वगैरह में इसको पढ़ते रहिए। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में जो टॉप पोजीशन है, शीर्ष स्थान किस देश ने प्राप्त किया ये बताना है, ठीक है। तो ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट जो आई थी, तो इसमें टॉप पे था फिनलैंड, है ना, 2022 में। तो इसमें से सी ऑप्शन को हम चूज करेंगे। बात करें इंडिया की रैंकिंग की, तो कुल इसमें से जो है इस बार की जो रैंकिंग में 146 देशों की कुल रैंकिंग की गई थी, उसमें भारत की रैंकिंग थी 136, ठीक। 2021 में 139 थी, तो उससे 3 स्थानों का जो है सुधार हुआ है। विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट 2021 के अनुसार सबसे प्रदूषित राजधानी कौन सी है, ठीक। तो IQ एयर कंपनी करके है, उसके द्वारा विश्व वायु गुणवत्ता रिपोर्ट ये पब्लिश की गई। तो इसमें देखेंगे विश्व की जो कैपिटल्स हैं, सबसे ज्यादा दूषित जो है मतलब पोल्यूटेड है, न्यू दिल्ली है, यानी कि बी ऑप्शन, ठीक। दूसरे पोजीशन पे इसमें बांग्लादेश का ये ढाका था, ठीक है।
और तीसरे पे जो है एनजमेना करके था, चाड का कैपिटल है वो, ठीक। सतत विकास सूचकांक 2021 के अनुसार शीर्ष के जो 5 देश हैं उसमें से कौन सा देश शामिल नहीं है, ठीक। तो देखिए ये अभी जो ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट इंडेक्स आया था, इसमें टॉप के जो 5 देश थे उसमें पहली पोजीशन पे तो था फिनलैंड, है ना, यानी जो बी ऑप्शन में लिखा है। दूसरे पे था स्वीडन, तो यहाँ पे स्वीडन की स्पेलिंग गलत है, ठीक। फिर तीसरे पे था आपका जो है डेनमार्क, फिर जर्मनी, उसके बाद बेल्जियम। स्विट्जरलैंड जो है ये नहीं था इसमें। भारत की रैंकिंग जो है इसमें 120वें स्थान पे थी, इसको भी ध्यान रख सकते हैं आप। इसमें से किस शहर में सभी आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के लिए भारत के पहले संवेदी पार्क का उद्घाटन स्मार्ट सिटी मिशन के तहत किया गया है, ठीक है। तो 2 चीज़ याद रखेंगे कि सभी आयु वर्ग के विकलांग व्यक्तियों के लिए ये पार्क है और इसका उद्घाटन जो है स्मार्ट सिटी मिशन जो चलाया गया था भारत सरकार के द्वारा उसके अंतर्गत किया गया है, ठीक, भुवनेश्वर में, उड़ीसा। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ओजोन परत के क्षरण के लिए जिम्मेदार है या उत्तरदायी है, ठीक। तो देखिए एटमॉस्फेयर की जो आप लेयर्स देखते हैं तो आप ओजोन लेयर के बारे में पढ़ते होंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर में जो है ये ओजोन लेयर स्थित है, ठीक। तो क्या होता है, ये सूर्य से जो अल्ट्रावायलेट रेज आ रही हैं हार्मफुल जो ह्यूमंस के लिए हैं उसको अवशोषित करती हैं, ठीक। तो अब हुआ क्या कि धीरे धीरे रिसेंट स्टडीज में जैसे जब पता चलने लगा तो क्या हो रहा है कि ओजोन लेयर जो है वो डिप्लीट हो रही है, ठीक। तो जो हमारे नीचे से पृथ्वी से मानवों के द्वारा उत्सर्जन किया जा रहा है हार्मफुल कंटेंट्स का, उसकी वजह से, ठीक। तो अब उस क्रम में देखिए कि यहाँ पे 3 हमारे पास जो चीज़ें लिखी हुई हैं, तो ये इसमें से क्या उत्तरदायी है ओजोन लेयर के मतलब क्षरण होने का, ठीक। तो तीनों ही है, यहाँ पे डी ऑप्शन को चुनेंगे, ठीक। ओजोन की परत प्राकृतिक रूप से कहाँ पाई जाती है, ठीक। तो देखिए अब एटमॉस्फेयर की जो आप लेयर्स पढ़ते हैं कुल 5 परतों के बारे में, तो सबसे नीचे ट्रोपोस्फियर, ठीक है। फिर जो स्ट्रेटोस्फियर आता है तो स्ट्रेटोस्फियर में आपकी जो ओजोन लेयर है ये पाई जाती है, ठीक है, जहाँ पे जो ये हानिकारक हमें यूवी रेज आती है उन सबसे बचाती है और एक सुरक्षात्मक कह लीजिए जो कवच का कार्य कर रही है, ठीक। तो बी करेक्ट हो जाएगा। अब अभी तक हम देखिए ओजोन परत के क्षय के कारण या ये सब चीज़ें देख रहे थे। अब अगर मान लीजिए ओजोन परत का क्षरण होता है तो उससे क्या प्रभाव पड़ेगा, ठीक है। तो त्वचा कैंसर यानी कि जो स्किन कैंसर होता है, ठीक है, सबसे पहला चीज़ तो यही मनुष्यों में देखा गया है, इसको जो है मेलानोमा भी कहा जाता है, ठीक, जो कि यूवी रेस के एक तरीके से हार्मफुल इफेक्ट से हो रहा है। मोतियाबिंद हो सकता है, सनबर्न की जो है घटना हो सकती है आपके बॉडी के ऊपर, जो मछलियों का उत्पादन है उसमें दिक्कत हो सकती है, आपके जो फाइटोप्लैंक्टन्स हैं, है ना, मरीन स्पीशीज, है ना, उनको मतलब वो एक तरीके से डेड हो सकते हैं। तो ये सारे के सारे इफेक्ट हैं ओजोन परत के क्षय होने के। तो हम 1 2 3 4 सबको चुन लेंगे। प्रतिवर्ष विश्व ओजोन दिवस भी मनाया जाता है, ठीक है। तो ये डेट बतानी है, तो 16 सितंबर को ऑब्जर्व करते हैं इसको, ठीक है, सी ऑप्शन। अब इसमें देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो भारत में जो चित्रकारी के रूप हैं अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से और टाइप्स उनके अलग अलग होते हैं, ठीक। तो उसी क्रम में देखिए मधुबनी जो है बिहार में पेंटिंग की जाती है, काफ़ी फेमस है। पट्टचित्र कला जो है उड़ीसा में होती है। वर्ले चित्रकला के लिए लिखा है केरल, ये गलत है, ये महाराष्ट्र के रीजन में की जाती है, ठीक है। और बाकी फड़ चित्रकला जो है ये राजस्थान में की जाती है, ये भी बिल्कुल ठीक है। कलमकारी चित्रकला का केंद्र कौन सा राज्य है, ठीक। तो ये आंध्र प्रदेश में की जाती है। यहाँ पे आपने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी होगी ना, इसमें मसूलीपट्टनम के बारे में पढ़ा होगा, ठीक है। अब उसको मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं, तो उस रीजन में काफ़ी पॉपुलर है। फिर से देखिए कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कुछ पेंटिंग्स के रूप हैं, इसमें गलत है मंजूषा चित्रकारी, ये तेलंगाना में नहीं बिहार में करते हैं। आपका जो ये भागलपुर का रीजन है ना, यहाँ काफ़ी पॉपुलर है। और इस जो चित्रकला के रूप में सांप जो होता है ना, सर्प, उसको जो है चित्रांकित किया जाता है। और मुख्यतः अगर देखेंगे तो जैसे कागज़ का डिब्बा कोई बन रहा है या जो जूट के बैग्स बनते हैं, ठीक है, इन पे इसको चित्रकारी को किया जाता है, ठीक। बाकी के 3 विकल्प ठीक है, इन्हें देख लीजिए। इसमें फिर से देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। तो कुछ भारत में जो अलग अलग प्रांतीय राज्यों में साड़ियाँ प्रोड्यूस की जाती हैं, बनाई जाती हैं, ठीक है, उनके नाम लिखे हुए हैं और राज्य का नाम लिखा है। तो पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से ठीक है, पटोला गुजरात में बनाते हैं, और
नौवारी साड़ी महाराष्ट्र में बनती है, चंदेरी महाराष्ट्र में नहीं है, ये जो है मध्य प्रदेश में बनाते हैं इसको। ठीक, ये बेसिकली काफ़ी जो है एक तरीके से हल्का कपड़ा होता है और देखेंगे तो पारदर्शी टाइप की साड़ी होती है। ठीक, चंदेरी। इसमें फिर से देखिए क्या सुमेलित नहीं है, तो कुछ और साड़ियों के नाम लिखे हैं और संबंधित राज्य, तो यहाँ पे फिर से गलत है सी ऑप्शन। पैठणी साड़ी पश्चिम बंगाल में नहीं, ये महाराष्ट्र में की जाती है, इसका जो निर्माण है। इसमें देखेंगे तो गोल्डन कलर का जो धागा है वो यूज़ करते हैं ज़्यादातर, और इसमें जो ये होता है ना आपका पैरट तोता, ये मतलब बना होता है, विशेषता है इसकी। बाकी सब ठीक है, देख लीजिए। एयर इंडिया एयरलाइंस का कर्मी दल निम्नलिखित में से कौन सी साड़ी पहनता है? ठीक है, तो देखिए आप फ्लाइट वगैरह में आपने ट्रैवल किया होगा तो देखा होगा कि जो एयर हॉस्टेसेस होती हैं, ठीक है, तो जैसे प्राइवेट एयरलाइंस में तो खैर वो ज़्यादातर वेस्टर्न यूनिफॉर्म सबका हो गया है, बट जो एयर इंडिया अभी तक सरकारी थी तो वहाँ पे साड़ी पहनती थी ना एयर हॉस्टेसेस, तो उसमें ये पोचमपल्ली जो है ना आंध्र प्रदेश वाली, इसको पहना जाता था ज़्यादातर। परंतु अभी जैसे टाटा ग्रुप ने अक्वायर कर लिया है एयर इंडिया को, तो अभी रिसेंटली जो है कुछ नई गाइडलाइंस भी आई हैं उनके ड्रेसिंग सेंस, इवन जो मेल स्टाफ है उनके लिए भी और फीमेल्स के लिए भी। ठीक है, तो एक बार आप इसको जरूर रेफर कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे आधुनिक पादप रोग विज्ञान का पिता माना जाता है? ठीक, तो जैसे हमने पिछले वीडियोस में भी कई सारे प्लांट से संबंधित डिजीजेस के बारे में देखा था। ठीक है, तो प्लांट्स की पैथोलॉजी के संदर्भ में है ना जो सबसे पहले शुरुआत की गई इसकी, है ना, तो ये थे E.J. बटलर। ठीक, इनको कहा जाता है पादप रोग विज्ञान का पिता। किस वर्ष भोपाल गैस दुर्घटना में मिथाइल आइसोसाइनेट गैस का रिसाव हुआ था, ये बताना है। ठीक है, तो ये घटना काफ़ी पॉपुलर है, जो है भोपाल में ये यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री जो थी, तो वहाँ पे रात में मिथाइल आइसोसाइनेट जो है इस गैस का रिसाव से बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी। तो यूपीपीएससी आयोग का काफ़ी फेवरेट क्वेश्चन ये भी है, कई बार पूछते हैं। ठीक है, आने वाले टाइम में पूछा जाएगा, तो रट लीजिएगा इसको एकदम से, है ना। 84 की घटना है ये, ठीक है, दिसंबर, तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा ये। शून्य बजट प्राकृतिक कृषि का विकास पहली बार किस राज्य में हुआ था, ये बताना है। ठीक है, तो ये काफ़ी एक जिससे ज्योग्राफी में भी ये काफ़ी पढ़ा जाता है। ठीक है, कई बार पूछा भी जाता है आपसे, जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग, नेचुरल एग्रीकल्चर कह लीजिए। ठीक, तो इसमें क्या होता है कि जैसे अभी कॉमर्शियल एग्रीकल्चर जो आजकल प्रैक्टिस की जाती है, तो उसमें पेस्टिसाइड्स और इन सब चीज़ों का बहुत ज़्यादा यूज़ है ना, जो फसल की अच्छी गुणवत्ता के लिए। तो इसमें जो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है ये पहली बार कर्नाटक में किया गया। ठीक है, और उसमें फर्टिलाइजर्स वगैरह के यूज़ के बिना जो आप उपज अपनी पैदा करते हैं उससे संबंधित है। सी विकल्प को चुनेंगे, डिटेल में पढ़ लीजिएगा इसको। अब देखिए कई तरीके की स्थानांतरित कृषि होती है। ठीक है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, तो अलग अलग नामों से उसको अलग अलग देशों में जानते हैं। तो चेना जो है ये कहाँ पे होता है ये पूछा जा रहा है आपसे, तो चेना है इसमें श्रीलंका में। बी ऑप्शन हमारा जो है ये करेक्ट हो जाएगा। ठीक, जैसे मैक्सिको है तो यहाँ पे मिल्पा कहते हैं। ठीक, और जैसे हम वेनेजुएला की बात करें तो यहाँ पे इसको कोनुको कहते हैं, ये जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन है कोनुको। ठीक, इधर आपका जो है अगर थाईलैंड के बारे में बात कीजिए तो इधर जैसे ये तमराई करके एक वर्ड होता है ना, इसको ध्यान रख सकते हैं। अब स्थानांतरित कृषि और देश का फिर से देखिए गलत युग्म चुनना है। तो अभी आपको बताया था तमराई कहाँ पे है, थाईलैंड में, ये गलत है, बाकी सब ठीक है। हाल ही में नीति आयोग के उपाध्यक्ष के रूप में राजीव कुमार का स्थान किसने ग्रहण किया है? ठीक है, तो देखिए नीति आयोग के वाइस चेयरमैन अभी तक राजीव कुमार जी थे, तो मई 2022 से इनका स्थान लिया है सुमन बेरी ने। ठीक, बी ऑप्शन। गृह मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय साइबर फॉरेंसिक प्रयोगशाला का शुभारंभ किस शहर में किया था, ये बताना है। तो ये जो है मई 2022 के राउंड में हैदराबाद में इसको इनॉग्रेट किया था इन्होंने। ठीक है, नेशनल साइबर फॉरेंसिक लेबोरेटरी। हाल ही में मार्कोस जूनियर किस देश के राष्ट्रपति बने हैं? ठीक है, तो ये जो है जून से इनका कार्यकाल प्रभावी है। मार्कोस जूनियर का प्रेसिडेंट बने थे ये फिलीपींस के। ठीक, जापान के नीचे जो देश है। देखिए रूसी सेना ने औद्योगिक क्षेत्र जो डोनबास है, ठीक है, इसको पूरी तरीके से नष्ट कर दिया था, तो ये चर्चा में रहा था काफी। ठीक है, तो डोनबास कहाँ पे स्थित है ये बताना है। तो यूक्रेन का एरिया था। अभी जो दोनों देशों के मध्य युद्ध जो चल ही रहा था, ठीक है, अभी भी चल ही रहा है एक तरीके से। ठीक, तो उसी से संबंधित है ये। यहाँ पे ध्यान रखिएगा इसको, डोनबास। अच्छा, डोनबास में क्या किस चीज के लिए फेमस था इंडस्ट्री में, ये जरा बताइए। तो निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश के
कृषि विभाग को, ये ध्यान रखिएगा, कृषि विभाग को वर्ष 2021 के लिए लोक प्रशासन में उत्कृष्टता के लिए प्रधानमंत्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो प्राइम मिनिस्टर्स अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन ये मिला है जो है लद्दाख को, ऑप्शन ये बी वाला। ठीक, राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग यानी कि जो नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज है ना, इसके अध्यक्ष के रूप में जो है किसे पुनः नियुक्त किया गया है, तो इनकी रीअपॉइंटमेंट हुई थी इकबाल सिंह लालपुरा की। ठीक, तो ये वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं, ये ध्यान रखिएगा, नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज। देखिए, व्यावसायिक पैमाने पर पशुपालन दुनिया के किस भाग में प्रमुख रूप से किया जाता है। ठीक, तो यहाँ पे 4 क्षेत्र जो लिख रखे हैं इनमें तो किया ही जाता है। इसके अलावा देखेंगे तो जैसे आपका ये नॉर्थ अमेरिका का जो प्रेरीज वाला एरिया है ना, इनका वेस्टर्न कोस्ट, इसके अलावा कैस्पियन सागर के जो रीजन्स हैं, इन सब में पशुपालन जो है व्यावसायिक पैमाने पर किया जाता है, क्योंकि इनको किस चीज़ का प्रोडक्शन करना होता है, मिल्क प्रोडक्ट्स। ठीक, तो उसके संबंध में यहाँ पे जो ये क्षेत्र लिखे हुए हैं इनके बारे में पूछा जाता है आपसे। ठीक, तो ध्यान रखिएगा, 5 रीजन्स के नाम जो अभी बता दिए गए हैं, 2 और 4 यहाँ लिखे हैं, सबको चुनेंगे हम। ठीक, डी ऑप्शन। तो यहाँ तक हमने देखा है इस पर्टिकुलर वीडियो में। सारे क्वेश्चंस प्लीज़ देख लीजिए आप, और जो पूछे गए होंगे बताइएगा। अपने नोट्स में से इन चीज़ों के बारे में डिटेल में प्लीज़ पढ़ा करिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा बताया नहीं जा सकता, टाइम लिमिट होती है। ठीक है, तो इन्हीं सब बातों के साथ अगले वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।